मॉर्निंग एवरीवन। आज हम दोबारा फिर हमारा चैप्टर लेके आए हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे वहाँ के लोगों ने बास्तिल के किले को तोड़ दिया और वहाँ की जो ईंटें पत्थर थी उसको नष्ट कर दिया, उसको अपने घर पे निशानी के तौर पे ले गए। और हमने लास्ट में एक क्वेश्चन पुट किया था कि जो हमारा क्वेश्चन था यानी कि ऑन जुलाई 14 जुलाई 1789 को जो हमारी क्रांति हुई थी वो क्यों हुई थी। कल हमने क्वेश्चन पुट किया था और हमने बोला था कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं उसी वीडियो को आपके साथ लेके आया हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा नेक्स्ट जो कंटेंट है यहाँ पे हम आज का चैप्टर में जो पढ़ेंगे 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी साम्राज्य यानी कि जो फ्रेंच सोसाइटी है ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे लुई 16 के बारे में, फ्रांस के समाज वर्ग के बारे में, सामंत प्रथा के बारे में, प्राचीन राजतंत्र, टाइद, टाइल और लिब्रे। सबसे पहले चीज़ हमें यहाँ पे क्या समझनी पड़ेगी, सेंचुरी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में शताब्दी। कि शताब्दी होती क्या है, 1 से लेके 100 वर्ष तक, 1 से लेके 100 वर्ष तक का जो आपका टाइम पीरियड होता है उसको हम शताब्दी कहते हैं। एग्जाम्पल ले, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 18वीं शताब्दी, अभी हमने यहाँ पढ़ा ना कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज आपका, तो 18वीं सदी और ऊपर से हम बात कर रहे हैं कि क्रांति कब हुई, 1789 के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है कि 1701 से लेके और 1799 तक का जो समय है वो आपका शताब्दी कहलाता है या आपका सेंचुरी कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है लुई 16 के बारे में। यहाँ पे हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे लुई 16 के बारे में। लुई 16 राजगद्दी पर 1774 के अंदर बैठा और जिस वंश से ये बिलोंग करता था उस वंश का नाम था बूर्बो, या वंश को हम बोलते हैं डिनेस्टी। डिनेस्टी क्या होता है, ए सीरीज ऑफ रूलिंग किंग। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे हम पढ़ते हैं इतिहास के अंदर कि अकबर, जहांगीर, एक के बाद यानी कि एक राजा है उसके बाद उसका बेटा आगे राजा बना, उसके बाद तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिनेस्टी बोलते हैं। तो ये कहाँ से था, ये आपका बूर्बो वंश से रिलेट होता था। उसके बाद जब ये गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी। लुई 16 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और जिस वंश से वो बिलोंग करता था वो बूर्बो वंश था। और जब वो गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी। उसके बाद उसकी शादी हुई। शादी किससे हुई, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑस्ट्रेलिया, नोट की ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक अलग महाद्वीप है और ऑस्ट्रिया आपका यूरोप के अंदर ही एक देश है। और जिस राजकुमारी के साथ उनका शादी हुई उनका नाम था मैरी एंटोनेट। तो यहाँ पे लुई 16 के बारे में हमने पढ़ा कि भाई राजगद्दी पे कब बैठा, 1774 में। वंश कौन सा था, बूर्बो। उम्र कितनी थी जब वो गद्दी पे बैठा, 20 वर्ष। शादी किससे हुई, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जब राजा गद्दी पर बैठा तो उसको अपना खजाना यानी कि जो राज्य का खजाना था वो क्या मिला, खाली। यानी कि उसके राज्य में या उसके जो खजाना था जहाँ पे वो पैसे रखते थे वहाँ पे एक भी पैसा नहीं था, वो पूरा का पूरा खाली था। अब अगेन हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कि भाई
खाली होने के कारण क्या थे, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम दूसरी चीज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है आपका फ्रांस के समाज वर्ग के बारे में, यानी कि हम जो फ्रांस का समाज है वो कितने भागों के अंदर बटा हुआ था, हम इसके अंदर पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी में जो फ्रांस था वो उसका समाज जो था वो 3 वर्गों के अंदर बटा हुआ था। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और आपका थर्ड एस्टेट। अब यहां पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एस्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। जो फर्स्ट एस्टेट था उसके अंदर जो वर्ग आता था वो था आपका कुलीन वर्ग, यानी कि वो व्यक्ति जिनके पास धन संपत्ति ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा अमीर है। दूसरा जो अंदर आता है वो आता है पादरी, आपका पादरी वर्ग। इस वर्ग के अंदर वो लोग थे जो धर्म से रिलेटेड थे, यानी कि जो आपके चर्च हैं उनके अंदर जो व्यक्ति होते थे उनको हम पादरी वर्ग बोलते थे। और तीसरा जो आपका है आपके मजदूर, व्यापारी, ये सब इसके अंदर आते थे। कुलीन वर्ग को हम बोलते हैं क्लर्जी, इसको हम बोलते हैं नोबेलिटी। अब यहाँ पे हमने तीनों स्टेट्स के बारे में पढ़ा, लेकिन जो सुख सुविधाएं थी, यानी कि जितनी भी विशेषताएं थी या सुविधाएं थी वो सारी कौन यूज करता था? ये दो, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि इनके ऊपर राजा की तरफ से कोई भी अंकुश नहीं था। अगर बात करें कि भाई जहाँ पे जब बात आती है कर देने की, कर देना क्या होता है? टैक्स देना, तो इन दोनों स्टेट को कोई भी कर देना नहीं पड़ता था। जो कर देना पड़ता था वो आपका थर्ड एस्टेट था, जिसके अंदर आपके मजदूर और व्यापारी आते थे। उसके बाद आपका है सामंत प्रथा, फ्यूडल सिस्टम। अब फ्यूडल सिस्टम क्या था? सामंत प्रथा, यानी कि जब हमने पिछले यहाँ पे जब समाज के वर्ग के बारे में बात की थी तो हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि जितनी सुख सुविधाएं थी इनके पास थी, इनको कर नहीं देना पड़ता था। और कर किनको देना पड़ता था? आपको थर्ड एस्टेट को, यानी कि किसको? मजदूर को। अब यहाँ पे सामंत प्रथा का मतलब क्या है कि भाई जो आपके फर्स्ट और सेकंड थे, जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थे, यानी कि आपके कुलीन और पादरी थे, वो क्या करते थे? आपके जो मजदूर थे या आपके व्यापारी थे उनसे क्या करते थे? कर लेते थे, जिसको हम बोलते हैं सामंत कर। और दूसरी चीज, ये तो आपकी फर्स्ट हो गई। सेकंड चीज क्या थी कि इनके पास इतनी पावर थी कि भाई ये इन व्यक्तियों को, जो आपके थर्ड एस्टेट के अंदर आते हैं, इन व्यक्तियों को इनकी सेवा भी करनी पड़ती थी। सेवा का मतलब क्या है कि भाई जो आपके मजदूर या जो थर्ड एस्टेट के अंदर जो लोग आते हैं उनको पादरी या कुलीन वर्ग के घरों के अंदर काम करना पड़ता था, सेना के अंदर भर्ती होना पड़ता था। ये सारे यहाँ पे इस मतलब कि फ्यूडल सिस्टम के अंदर हमारा ये आता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्राचीन राजतंत्र बिफोर 1789, यानी कि 1789 से जो कि पहले का जो समाज था आपका, उसको हम बोलते थे प्राचीन राजतंत्र। क्यों? क्योंकि जब हमने ये पढ़ा, हम ये बोल रहे हैं कि 1789 से जो पहले का टाइम था उसको हम बोलते हैं पुराना या प्राचीन राजतंत्र। और इसके बाद का हमने कुछ नहीं बोला। यहाँ पे प्राचीन राजतंत्र कहने का मतलब क्या है? क्योंकि 14 जुलाई 1789 को
क्या हुई थी फ्रांस के अंदर? क्रांति शुरू हुई थी। और जब क्रांति शुरू हुई तो यहां पे जो राजतंत्र था वो बदलता गया, यानी कि आपका चेंज हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि 14 जुलाई 1789 से पहले का जो टाइम पीरियड है उसको हम प्राचीन राजतंत्र बोलते हैं या ओल्ड रेजाइम बोलते हैं। इसके अंदर इतना ही था। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं टाइद। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं टाइद। हमने लुई 16 के बारे में पढ़ा, फ्रांस के समाज के वर्ग के बारे में पढ़ा, सामंत प्रथा के बारे में पढ़ा, आपका प्राचीन राजतंत्र के बारे में पढ़ा। अब हमारे पास आ गया टाइद, यानी कि इसको ये एक तरह का कर था, यानी क्या था? टैक्स। और ये टैक्स लेता कौन था? आपके चर्च। चर्च कौन से? जब जिसके अंदर पादरी वर्ग रहता था, यानी कि सेकंड एस्टेट। और जो कर था वो किस चीज पे लगता था? कृषि उपज पर, यानी कि खेतों के अंदर जो फसल हुई है उसके ऊपर जो कर लगता था उसको हम टाइद कर बोलते हैं। और उसको वसूलने वाला कौन होता था? चर्च। और यहाँ पे कंडीशन थी कि जितना अनाज एक किसान ने उगाया है उसका 1/10 यानी कि 1/10 हिस्सा किसको जाएगा? चर्च को जाएगा। मान लीजिए एक किसान के पास 100 क्विंटल गेहूं उसने उगाए और चर्च को उसको कर देना है। और कर कितना है? 1/10, यानी कि 10 क्विंटल गेहूं उसको किसको देनी पड़ेगी? चर्च को देनी पड़ेगी। ये आपका टाइद कर था। इसके ऊपर जो इसको लेने वाला कौन था? चर्च था। और किस पे लगता था कर? ये कृषि उपज पर। और कितना हिस्सा? 1/10 हिस्सा आपका चर्च को देना पड़ता था। उसके बाद है हमारा टाइल। नेक्स्ट वन है हमारा टाइल। अब टाइल के अंदर क्या था? ये भी सेम है, यहां पे भी कर होता था, यानी कि इसके ये भी एक कर का रूप है। और इसको यहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि उसको चर्च लेता था, नहीं। ये जो कर था वो डायरेक्टली राज्य को जाता था, यानी कि स्टेट को जाता था। और इसकी जो कंडीशन होती थी कि आपको कितना हिस्सा राज्य को देना पड़ता था वो समय के साथ बदलता रहता था। जैसे हमने बोला था टाइद के अंदर कि टाइद के अंदर जो चर्च है वो 1/10 हिस्सा हर साल लेगा, यानी कि गेहूं उगाई 100 क्विंटल, उसमें से 10 क्विंटल किसकी है? चर्च की है। लेकिन टाइल के अंदर ऐसा नहीं था, कोई फिक्स टैक्स नहीं था, ठीक है ना। यहां पे जो टैक्स था वो अनफिक्स था, बदलता रहता था, कभी ज्यादा कभी कम। उसके बाद है लिव्रे। जो नेक्स्ट हमारा है वो है हमारा लिव्रे। अब लिव्रे क्या था कि फ्रांस की मुद्रा, यानी कि जिस चीज़ों के साथ हम पैसे या लेन देन करते हैं उसको हम मुद्रा बोलते हैं। तो फ्रांस की मुद्रा थी, उसको हम बोलते हैं लिव्रे। और इसको हम तभी तक बोलते हैं, यानी कि 1794 के अंदर इस मुद्रा को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। लिब्रे के अंदर इतना ही था, ये फ्रांस की मुद्रा है। 1794 को के अंदर इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। अब देखिए हमने इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ा कि भाई 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, सबसे पहले हमने पढ़ा शताब्दी क्या होती है। उसके बाद हमने लुई 16 के बारे में पढ़ा कि 1774 के अंदर वो गद्दी पे बैठा, 20 साल की उम्र थी, उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनियट से हुई। और जब वो गद्दी पर बैठा तो उसका खजाना खाली था। उसके बाद हमने पढ़ा फ्रांस के समाज के बारे में कि 3 हिस्सों में बटा हुआ था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट के अंदर कुलीन आया, सेकंड के अंदर पादरी, और थर्ड के अंदर जो आपका आया वो थे आपके मजदूर और व्यापारी। यानी कि जो आपका कुलीन वर्ग था और जो पादरी वर्ग था उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे, उनको कर नहीं देना पड़ता था। लेकिन जितना भी कर देना पड़ता था किसको देना पड़ता था? थर्ड एस्टेट को। उसके बाद हमने पढ़ा सामंत प्रथा। सामंत प्रथा के अंदर हमने पढ़ा कि जो थर्ड एस्टेट का व्यक्ति है
जो बिलोंग करता है थर्ड एस्टेट से, वो क्या करता है, वो दोहरे काम करता है। यानी कि आपकी जो कुलीन वर्ग है और पादरी वर्ग है उसको कर भी देगा, साथ में उनको सर्विस भी देगा, यानी कि काम भी देगा, सेवा देगा, चाहे वो उसके घर में काम करके दे या उसके खेतों में काम करे या आर्मी यानी कि जो आपकी सेना है उसके अंदर भर्ती होके काम करे। उसके बाद है प्राचीन राजतंत्र। अब यहाँ पे हमने ये बोला कि भाई जो 1789 से जो पहले का जो समाज था फ्रांस के अंदर, उसको हम प्राचीन राजतंत्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1789 के अंदर क्रांति शुरू हो गई और जो सिस्टम पहले चलता आ रहा था अब वो चेंज हो गया, यानी कि 1789 के बाद वो चेंज होता गया। इसलिए हम 1789 से जो पहले का समाज है, टाइम है, उसको हम प्राचीन राजतंत्र बोलते हैं। उसके बाद है हमारा टाइद। टाइद के अंदर हमने पढ़ा ये एक प्रकार का कर था जिसको लेने वाला कौन था? चर्च। चर्च के अंदर कौन था? पादरी। और ये कौन से वर्ग थे? सेकंड एस्टेट। जो ये कर था किसके ऊपर लगता था? वो आपकी कृषि उपज के ऊपर लगता था और इसका 1/10 जो हिस्सा था वो आपका चर्च को देना पड़ता था। उसके बाद हमने पढ़ा टाइल। टाइल भी एक कर था लेकिन इसको कर को वसूलने वाला कौन था? डायरेक्ट राज्य के पास जाता था। उसके बाद हमने पढ़ा लिब्रे। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी और 1794 के अंदर इस मुद्रा को समाप्त कर दिया। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।